हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोगों को सभी को पता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, लेट्स से लाइक दिस, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाती है। कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है। अगर मैं इस रे को और ज्यादा एंगल पर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो ये और ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जानी चाहिए। अगर मैं इसे और बढ़ा दूं तो ये और ज्यादा हो जानी चाहिए। क्या एक एंगल ऐसा नहीं होगा जिस एंगल पर ये एक्चुअली अवे होते होते अलोंग द सरफेस ग्रेज हो जाएगी? और अगर मैं इससे ज्यादा एंगल कर दूं तो ये रिफ्रैक्ट ना होके ये वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। दिस इज नोन एज इंटरनल रिफ्लेक्शन, की यानी रे ऑफ लाइट दो मीडियम के इंटरफेस पर जा रही है while traveling from denser to rarer medium, but instead of refraction it is getting reflected back in the same medium. This is known as internal reflection. Now why total? हम total internal reflection word क्यों यूज कर रहे हैं? यहां पर total word होता क्या है, जब भी हम एक रे ऑफ लाइट को डेंसर टू रेयर या कभी भी हम रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो इट्स नॉट परफेक्टली कि भाई अब सारी की सारी रे रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसका कुछ पोर्शन हमेशा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ऑफ द इंटरफेस। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज देयर, बट ये परसेंटेज बहुत कम होती है। बट टोटल वर्ड जब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से बड़ा हो गया, जिस एंगल को मैं बोल सकता हूं क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो चुका था, 90 डिग्री। भाई मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता गया तो एक एंगल ऐसा आया जिस एंगल पर रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस ग्रेज कर रही, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस समय क्या हो गया, 90 डिग्री। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बोल सकता हूं क्रिटिकल एंगल। तो जब हम रे ऑफ लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंस कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन इट इज 100% रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द मीडियम। कुछ भी उसका पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड टोटल। तो सभी को क्लियर है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर और रेयर मीडियम के इंटरफेस पर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई इंटरफेस पर टकराए और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो वो रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज TIR। तो TIR की दो मेन कंडीशंस क्या हुई, एसेंशियल कंडीशंस टू अकर TIR? फर्स्ट, इट मस्ट बी ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। आई होप ये बात सभी को समझ आ गई हो TIR में क्या कहना चाहता हूं। तो भाई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेट्स से ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो अगर मैं म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम यहां लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इट्स साइन ऑफ 90 डिग्री, रेयर मीडियम में जो भी एंगल बन रहा है, अपॉन साइन ऑफ C। तो आई गेट म्यू ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू R इज 1 बाय साइन C। ये फॉर्मूला म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन C अगर हम याद रखेंगे तो क्रिटिकल एंगल या TIR पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग इजीली कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि यहां पर म्यू इज म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। सो आई होप यहां तक आपको TIR समझ में आया। तो अगर TIR समझ में आया है तो चलो आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। मजा आ रहा है? चलो देखते हैं और मजा आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने पहला सवाल पढ़ा। क्या है पहला सवाल? कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम
whose critical angle is 30 डिग्री। अब वो कह रहा है एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दूसरे मीडियम की बात नहीं करी है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर हो रहा है। तो मुझे क्रिटिकल एंगल गिवन है 30 डिग्री, मुझे कह रहा है आपको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है उस मीडियम में। मुझे पता है म्यू इज 1/sin c। यहां पर म्यू क्या होता था, डेंसर मीडियम, यानी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, और यहां पर रेयर कौन है, एयर। तो इसको क्या मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिख सकता हूं। 1/sin 30 डिग्री is 3 into 10 to the power 8 upon speed in medium. So we will get Vm is equal to 3 into 10 to the power 8 into sin 30 degree, यानी 1/2. We will get Vm as 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया पहला न्यूमेरिकल, छोटा सा प्यारा सा, 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं क्या है। पढ़ा दोस्तों अगला सवाल, मुश्किल लग रहा है? नहीं है। देखते हैं क्या है। वो कह रहा है कि अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को ए बी वाले सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट कर दूं, तो कह रहा है कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी क्या फाइंड करना आपको, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस तरह से कि ये रे ऑफ लाइट जो आपने फेंकी ये इस सरफेस के अलोंग, बीसी के अलोंग ग्रेज कर जाए। तो ध्यान से सोचते हैं कि क्या ये इसी टॉपिक का सवाल बन रहा है। बेटे देखो, नॉर्मली आई तो यहां पर तो रे ऐसी चली गई, अब ये ग्लास से वाटर में जाना चाह रही है, तो मतलब ये रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी, डेंसर टू रेयर जा रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि बताओ ये थीटा की वैल्यू क्या हो कि ये अलोंग द सरफेस ग्रेज कर जाए। इन दैट केस मतलब जरूर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया, ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। अब ये म्यू बड़ा ध्यान से रखना है, रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जाने वाली है, ग्लास टू वाटर। तो हियर ग्लास इज डेंसर and water is rarer. So I will write it as mu g by mu w is 1/sin c. What is mu g? It's 3/2. Mu w is 4/3. It's 1/sin c. So I will get 9/8 is 1/sin c. c is equal to sin inverse 8/9. चेक कर लेना कैलकुलेशंस, अगर कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट में बता देना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या मुझे सी फाइंड करना था भाई, मुझे तो थीटा फाइंड करना था। थीटा अगर ये है, ये मेरे पास 90 है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और ये मेरे पास सी है, क्या मेरे पास सी प्लस 90 माइनस थीटा इज 90 डिग्री। तो क्या मेरे पास थीटा और सी इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब सी ही मेरे पास एक्चुअली थीटा है। क्या ये बात समझ में आई है? बाकी और भी कोई ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट से आपको अगर दिख रहा है कि थीटा और सी एक्चुअली सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 8/9। आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ आया, पता लगा, कुछ आइडिया लगा पक्का। चलो तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पढ़ा आप लोगों ने तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में मुझे डायग्राम बना के दे रखा है और मुझे कह रहा है यहां पर कि ये एक राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये एंगल राइट 90 डिग्री है, ये आइसोसेलेस है। कह रहा है व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ ग्लास, गिव रेलिवेंट कैलकुलेशंस। क्या इस फिगर में ध्यान से देखते हैं, ग्लास है, ये एयर है, रे ऑफ लाइट नॉर्मली आई, ठीक है, ऐसी चली गई होगी। अब ग्लास से एयर में जाना था इसे, लेकिन ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई है, तो दैट मींस कि जरूर यहां पर टीआईआर हुआ है। अब टीआईआर अगर हुआ है, फॉर टीआईआर टू अकर, ध्यान से देखते हैं ये एंगल क्या मुझे पता लग रहा है इस फिगर में एक्चुअली कितना है। अगर मैं इंसिडेंट रे और इसका एंगल ये देख, मुझे तो साफ पता लग रहा है कि ये 45 डिग्री है। आप भी थोड़ा सा ट्राई करके देखना कि 45 डिग्री पता लग रहा है क्या। ये 90 है, ये 45 है, तो सोच सकते हो, सोच लेना। चल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और इस समय टीआईआर कर रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है भाई। टीआईआर तभी हो सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, यानी यहां पर 45 डिग्री जरूर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दूं, कर दो जी, कौन रोक रहा है।
क्या इसे 1/√2 लिख सकता हूं? लिख दो जी। क्या इसे 1/μ लिख सकता हूं? लिख दो जी, क्योंकि हमें पता है। और ये म्यू किसका होगा? ऑब्वियसली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो म्यू इज ग्रेटर देन, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या आ गई? 1/√2, या इसको रैशनलाइज कर दो, √2/2 हो जाएगा आपके पास। सही करा मैंने? ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखो कितनी बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, पता लग गई? बच गया मैं, मेरी गलती पकड़ ली मैंने। सो म्यू की मिनिमम वैल्यू इज √2, 1.414। क्लियर है? कुछ आसान सा लगा? बोर्ड्स में आ चुका है क्वेश्चन। करें एक दो क्वेश्चन और, चलो ट्राई करते हैं। देखे यारो, सवाल नंबर 4। तो चौथा सवाल में बढ़िया प्यारी सी फिगर बना के दे रखी है। ये फिगर हमें गिवन है, ये रे ऑफ लाइट अगेन नॉर्मली इंसिडेंट करी, इस तरह से TIR होता हुआ दिख रहा है। ऊपर लिक्विड की लेयर है, यहां ग्लास है, मतलब प्रिज्म का मटेरियल है। ये एंगल्स आपको गिवन है, और मुझे अगेन इस क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना होगा। इस बार म्यू निकालना है। अगेन TIR होता हुआ दिख रहा है मुझे। TIR तभी हो सकता है जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो इंसिडेंस एंगल। एंड ध्यान से इस फिगर को देखो, क्या ये आपको 60 डिग्री दिखाई दे रहा है? सो फॉर TIR टू अकर, I must be greater than C. I कितना है? 60 डिग्री, must be greater than C. So sin 60 degree must be greater than sin C. So √3/2 is greater than 1/μ. Now what is this mu? लाइट कहां से कहां जाने वाली है? प्रिज्म के मटेरियल से लिक्विड में, तो इट इज म्यू ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। सो आई कैन राइट इट एज √3/2 ग्रेटर देन म्यू ऑफ लिक्विड अपॉन म्यू ऑफ प्रिज्म। आई होप आप सभी को ये पता हो कि म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है, तो इट्स म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ बी। ओके, सो मेरे पास म्यू ऑफ लिक्विड इज लेस देन म्यू ऑफ प्रिज्म, यानी 1.5, यानी 3/2 इंटू √3/2। सो आई विल गेट 3√3/4। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया। सो दिस इज कि भाई मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, म्यू की लिक्विड की वैल्यू इससे कम हो। आया समझ? कुछ आइडिया लग रहा है? कुछ मजा आ रहा है? TIR के न्यूमेरिकल्स में सोच के घबराहट होती थी कि भाई यार मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन के अप्रोच स्टार्टिंग यही कर रहा हूं मैं। क्लियर है बात? चलो अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल बिल्कुल वैसा सही है। अगेन मैंने एक प्रिज्म बना के दे दिया। अगेन इस फिगर में प्रिज्म के अंदर TIR होता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड कह रहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। एंड इस बार आपको म्यू गिवन है एज म्यू ऑफ प्रिज्म, और ऑब्वियसली बाहर एयर है तो यही म्यू यूज करना है। सो आई नो TIR तभी हो सकता है जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा, दैट मीन्स 90 माइनस एल्फा, सब अगेन I ग्रेटर देन C implies 90 minus alpha is greater than C. So sin 90 minus alpha is greater than sin C. So cos alpha is greater than 1/μ. Mu is of mu of prism. So mu is greater than 1/cos alpha. सही लिखा मैंने? और मुझे तो अल्फा फाइंड करना था। चल अल्फा फाइंड करना था, तो अल्फा यही पूछा था मुझे। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया सभी को कि मैं क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं? इसे शुरू करना है और साला खेल खेलते जाना है। डन? चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज के लेक्चर को ओवर करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। आपको एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म बना के दे दिया, 3 लाइट्स यहां पर फेंक दी, ब्लू ग्रीन रेड, परपेंडिकुलरली फेंकी हुई सरफेस पर। कह रहा है इन तीनों में से बताओ कौन सी रे जो फेस AC है उससे बाहर निकल जाएगी, फेस AC। मतलब अब ध्यान से देखो तीनों नॉर्मली आ रही है तो तीनों एज इट इज तो जाएगी, यू स्ट्रेट चली जाएगी। अब AC से बाहर वो निकल पाएगी जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या ये कह लो जो TIR नहीं कर पाएगी। तो मुझे TIR ही ढूंढना है। जरा चेक करो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होने वाला है। मेरे को तो साफ दिखाई दे रहा है जी, ये 45 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस
क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो वो रे टीआईआर कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री फॉर ऑल। तो एक काम करता हूं, टीआईआर तो तभी हो सकता है जी जब I इज ग्रेटर देन C। दैट मींस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन C। दैट मींस sin 45 डिग्री इज ग्रेटर देन sin C। दैट मींस 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/μ। So mu is greater than √2 या ये कह लो mu is greater than 1.414। तो TIR उसका होगा जिसका mu 1.414 से बड़ा है। तो मेरे को तो दिख रहा है ये दोनों यानी ग्रीन एंड ब्लू TIR कर जाएगी, लेकिन रेड वाली का जो mu है वो इससे कम है तो वो TIR नहीं करेगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो मैं लिख दूंगा रेड कलर will emerge from the face AC। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है रिपीट करके। समझ में आया? मुश्किल था? अगेन देख लो अप्रोच, TIR पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है तो देखो अप्रोच एक ही फॉर्मूले से खेल रहा हूं इससे, और साथ में फॉर्मूला जो डिराइव करा था वो ये था mu is equal to 1/sin C। समझ आया दोस्तों? पक्का? लास्ट क्वेश्चन बचा है, मजेदार सा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, और खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। चलो, अब मेरे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट S is kept at the center of the bottom of a cylinder of radius 15 सेंटीमीटर। मैंने एक सिलेंडर बनाया, इसके बॉटम पे एक पॉइंट सोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइट का सोर्स, रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है, इसमें आपने पानी भर दिया 7 सेंटीमीटर की हाइट तक, ओके, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है वाटर का 4/3। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट इमर्जेस इन एयर। कह रहा बताओ किस एरिया के थ्रू लाइट इमर्ज कर रही होगी। वो कहना क्या चाह रहा है, देखो अगर मैं यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट लेके जाऊंगा तो वो वाटर टू एयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगी, थोड़े और एंगल पर जा रही होगी तो और रिफ्रैक्ट हो रही होगी। एक एंगल ऐसा होगा जब वो क्रिटिकल एंगल पर जाएगी तो सरफेस पे ग्रेज हो जाएगी, मतलब उससे ज्यादा एंगल वाली तो सारी वापस अंदर आ रही होगी। तो सिर्फ क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे जो रिफ्रैक्ट हुई होगी सिर्फ वही वाली लाइट्स बाहर निकल रही होंगी। तो क्रिटिकल एंगल पर अगर मैं सोचूं जितनी भी रे ऑफ लाइट्स गई होगी सरफेस पर, सिर्फ उतने के अंदर का एरिया मुझे निकालना है जिस पर से लाइट बाहर निकली होगी। ध्यान से देखो, क्या एक कोन जैसी शेप नहीं बन जाएगी? तो मुझे इस कोन का ये जो बेस बना, मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, दिस एरिया। अगर मुझे ये रेडियस पता लग जाए तो बात बन जाएगी, πr² लगा दूंगा। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम जनरल करते हैं, लेट्स से ये h और सपोज म्यू हमें गिवन है। तो अगर ये h है, ये h है, ये c है, तो क्या ये c हुआ? सो कैन आई राइट tan c is equal to r by h, that means r is h into tan c। इसे संभाल के रख लो। C की वैल्यू कैसे निकालू? tan C की वैल्यू पता लग जाए तो R आ जाएगा, H तो गिवन है, कैसे निकालू? मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1/sin C, यानी sin C इक्वल टू क्या हुआ, 1/μ। sin C अगर 1/μ है तो cos C क्या हो जाएगा जी, √1 - sin² C। तो ये मेरे पास आ गया रूट में μ² - 1/μ। sin C अपॉन cos C कर दूंगा तो tan C की वैल्यू आ जाएगी, दिस अपॉन दिस करा, आई गेट दिस। तो मेरे पास tan C आ गया, सो R इज इक्वल टू H इंटू में tan C। R आ गया, सो एरिया क्या हो जाएगा, πr², पाई इंटू में मुझे h पता है, मुझे म्यू पता है, पुट करूंगा क्योंकि h सेंटीमीटर में है तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लूंगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? एनसीईआरटी क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। सो आई होप मेरे दोस्तों कि आज का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद न्यूमेरिकल्स हमें क्लियर हुआ।
TIR को जब भी याद रखना हो, सिंपल सा खेल, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही होनी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कब कहलाएगा? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मेरे को क्रिटिकल एंगल बोलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई है? सो आई होप मेरे दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, समझने के लिए मजा आया होगा। आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा। आई लव यू एंड प्लीज जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी आपको लगा हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग जो भी है करते रहिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को फायदा उठाने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर सोचूंगा क्या बनाऊं। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।